वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो है परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन को। दादा ये परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? दादा जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें अलग अलग एलिमेंट्स किस परसेंटेज में मौजूद होते हैं उसे हम परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ये तो हमने हिंदी में बता दिया। इंग्लिश में भी आपको लिखा हुआ परसेंटेज कंपोजिशन क्या है जी। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकाल सकते हैं सर? ये फॉर्मूला सिंपल है। परसेंटेज कंपोजिशन अगर आपको निकालना है तो आपको लेना है मास ऑफ एलिमेंट्स इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड में जिस भी एलिमेंट, भैया मान लेते हैं H2O की हम बात कर रहे हैं, और H2O हम निकालना चाहते हैं कितना हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, ये हम निकालना चाहते हैं। तो आप 1 मोल H2O ले लीजिए और उसमें देखिए कि हाइड्रोजन कितना ग्राम है, उसका वजन कितना है, उसका मास कितना है। ठीक है, उसके बाद आप मोलर मास ऑफ कंपाउंड से डिवाइड करिए। मोलर मास मतलब 1 मोल का जो टोटल मास वही है मोलर मास। ठीक है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि टोटल कितना है। ठीक है, टोटल कितना है, मान लेते हैं टोटल x है। ठीक है, मतलब उसमें h कितना है, मान लेते हैं h बाई है, तो बाई डिवाइडेड बाई x इंटू 100। यही क्या होगा जी, कहता है कि h का परसेंटेज कंपोजिशन होगा H2O में। यही हम कहना चाह रहे हैं, फॉर्मूला करना चाह रहे हैं। अच्छे समझ में आ गया? नहीं समझ में आया हम फिर से बताते हैं। कोई भी कंपाउंड, ठीक है, जैसे CH4 है, CH4 है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। तो पूछना ये चाह रहा है भैया दो चीज से मिलकर बना तो कितना कार्बन और कितना हाइड्रोजन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि x कार्बन का वजन है। ठीक है, और बाई बाई मतलब पूरा H4 जो पूरा हाइड्रोजन सब मिला के है, 4 हाइड्रोजन के एटम्स है ना, उस सभी 4 एटम्स का वजन कितना है, तो मान लेते हैं बाई है। तो कहता है इसमें तुमसे पूछ दे कि भैया हमको बताओ कि कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है। तो हम कैसे निकालेंगे? x कार्बन कितना है, टोटल में निकालेंगे तो टोटल कितना है, x प्लस बाई ना इंटू 100। अगर आप ये किसका परसेंटेज था जीते था, कार्बन का सर। अगर आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछ दे तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का वजन कितना है, टोटल आपका वजन कितना है, वजन मतलब मास की हम बातें कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, इंटू 100। ये है आपका परसेंटेज कंपोजिशन। उम्मीद करते हैं कि तुम परसेंटेज कंपोजिशन अब कैलकुलेट कर लोगे। ऐसे मैं आपको कैलकुलेट करके कुछ एक क्वेश्चन के माध्यम से दिखाने की कोशिश यहाँ पे करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको कहा गया अमोनिया का जिक्र किया गया NH3। कहता अमोनिया में जो है वो हाइड्रोजन के जो है कितना है परसेंटेज उसका। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है। तो सबसे पहले हम अमोनिया का मोलर मास निकालेंगे। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना आएगा जी अमोनिया का, तो कहता हाइड्रोजन है N है, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 7 14 प्लस 3 गो आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 3 कितना है जी, प्लस 17, यानी 17 ग्राम होगा 1 मोल। 1 मोल में कितना, 17 ग्राम। तो हमने इसका मोलर मास ले लिया कितना, 17 ग्राम। कहता इसमें 17 ग्राम में नाइट्रोजन कितना था, तो 14 था सर। और आपका हाइड्रोजन कितना था सर, तो 3 था सर। ठीक है, तो आपको अगर नाइट्रोजन निकालना है तो आप क्या कहते हैं, 14 को टोटल, टोटल कितना है जी, कहता 17 है, 17 से डिवाइड कर दीजिए इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल के आया आपका कितना, तो 82.35%। इसी प्रकार से अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना है तो आप हाइड्रोजन देखिए कितना है जी, कहता हाइड्रोजन जो है सर वो 3 है, टोटल कितना है जी, कहता 17 है इंटू 100। ठीक है, निकल के आया कितना, तो 17.65%। तो इस प्रकार से आपको निकालना परसेंटेज कंपोजिशन। भैया ये परसेंटेज कंपोजिशन हमने किसमें निकाल के दिखाया, NH3 में। ठीक है, ये NH3 में हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाल के आपको दिखा दिया। एक आध और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ एग्जाम्पल आपका एक और दिया गया है, वो है H2SO4 का लिया गया, सल्फ्यूरिक एसिड का लिया गया है। ठीक है, सबसे पहले में क्या करना होता है, तो कहता इसका सल्फ्यूरिक एसिड का आप मोलर मास निकालिए। ठीक है, मोलर मास में हाइड्रोजन के वो है जी, कहता है कि हाइड्रोजन 2 है सर। ठीक है, एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 2 है, तो चूंकि 1 गुने 2 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे आप बजाते बढ़िया से निकाला गया है। कहता है सल्फर का कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 16 दूनी 32, 32 आपका सल्फर है। ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका सल्फर है। ठीक है, अब ऑक्सीजन, कहता ऑक्सीजन का क्या होगा सर,
कहता 8 ऑक्सीजन 16 16 64 64 होगा ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे मन कर रहा हूं, सबसे पहले एटॉमिक नंबर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, 8 को हम डबल कर रहे हैं तो एटॉमिक मास लगभग आ जाता है आधुनिक 16। ठीक है, 16 एटॉमिक मास हो गया। अब के गो 4 गो एटम ऐसा ऐसा तो 16 4 64। इस प्रकार से हमने लिया है। अब इसको ले लिया है तो अब आपसे कहा गया कि भैया अब क्या करना है आपको, आपको निकालना है परसेंटेज हाइड्रोजन। कैसे निकलेगा सर, कहता हाइड्रोजन कितना है और टोटल कितना है, मतलब टोटलिंग कर लो पहले। 4 दो 6 6 दो 8। ठीक है, कितना जी, कहता 8 है सर, और 6 3 9 98 टोटल है। हाइड्रोजन कितना है जी, कहता हाइड्रोजन सर 2 गो है और कितना में है सर, कहता 98 में इंटू 100। इसको सोल्व कीजिए, यह करीबन आता है 2.04%। ठीक है, इसी प्रकार से अगर तुमसे कोई पूछ दे कि परसेंटेज सर सल्फर कितना होगा, तो सल्फर कितना है जी, कहता सर सल्फर जो है ना वो 32 है। ये बहुत अच्छा 32 है, तो 32 को आप ना डिवाइड कर दो, टोटल कितना है जी, कहता टोटल सर 98 है। इससे डिवाइड कर दो, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाता है आपको 32.65%। इसी प्रकार से तुमसे कोई कह दे कि ऑक्सीजन का आप कंपोजिशन बताओ, ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है जी, कहता 64 है सर, और टोटल कितना है जी, कहता 98 सर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सोल्व कीजिए आता है 65.31%। इसको बना के देखिएगा तब जाके आप इसमें कमाल आ पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसा एक और एग्जाम्पल है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का देखते हैं, और चूंकि यहाँ बना हुआ है और आपने समझ ही गया कैसे बनाना है, तो मैं बार बनाने की चेष्टा नहीं करूंगा। सबसे पहले हमने कैल्शियम का लिखा भैया। ठीक है, कितना होता है कैल्शियम का एटॉमिक मास, कहता है 40 होता है, तो 40 कैल्शियम हो गया। कार्बन का कितना है जी, तो 12। ऑक्सीजन 16 है और लेकिन 3 को है ना सुलती है 48। ठीक है, ये 48। टोटल हम अगर 40 12 और 48 को जोड़ते हैं तो आता है 100। 100% निकालना बहुत आसान। 100 में ये कितना हो गया, तो 40%। 100 में ये कार्बन कितना है 12%, और 100 में ये कितना है तो 48% हो गया। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान था, हमने आसानी से कर लिया। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। ठीक है, ये कई जगहों पे काफी इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना, आपको भी जानकारी होना चाहिए कि इसमें परसेंटेज कितना कार्बन है, कितना मतलब जो भी जिससे वो बना हुआ है कंपाउंड, जिस एलिमेंट से वो कितनी कंपोजिशन में मिला है, तब बना है, ताकि आप केमिकल रिएक्शन जब कराओ तो आपको पता होना चाहिए कितना हमको अमाउंट लेना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये सब चीजों को हमको पता है। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम जाने। कहता है एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है। ठीक है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो पूरे मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। पता नहीं समझ में आया सर आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, पहले तो हम अंग्रेजी में देख ले कि इंपेरिकल फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या है। कहता है कि एन इंपेरिकल फॉर्मूला shows the simplest whole number ratio of atoms in a compound। ये है आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग आगे देखेंगे। कहता है इससे हमको समझ नहीं आया, क्या कहना चाहते हो। कहता है देखो इथेन से एग्जांपल समझिए। ठीक है, इथेन से आप एग्जांपल से समझिए, इथेन के एग्जांपल से। कहता है इथेन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, वो होता है C2H6। बिल्कुल सही सर। कहता है इसका मतलब है कि इसमें इथेन में 2 एटम्स आपके कार्बन के हैं और 6 एटम्स जो है वो हाइड्रोजन के। यह हमें समझ में आया। एक मॉलिक्यूल अगर आप इथेन का लोगे तो इसमें 2 गो कार्बन का एटम चाहिए और 6 गो आपका हाइड्रोजन का एटम चाहिए। कहता सर जब ऐसे जुड़ रहा है तो हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो इससे जुड़ा हुआ है सर वो 3 गो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो से। ठीक है, हकीकत में एक कार्बन से तो भैया 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें CH3। क्यों लिख रहे हो, सिंपलेस्ट फॉर्म से CH3 एक तीनों जुड़ा हुआ है। फिर ऐसा कि एक और गुच्छा है, ठीक है, ऐसा का ढेर सारा गुच्छा CH3 2 है। ठीक है, कहता है कि बिल्कुल इसी से एक नया टर्म बना, वो था इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म,
यानी C2H6 में देख रहे हो कि 2 से दोनों डिवाइडेड है, तो क्यों ना हम इसके को 2 से डिवाइड कर दें। 2 से डिवाइड जैसे करेंगे फॉर्मूला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3, और यही CH3 जो है, ये जो फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, जबकि हमने इसको क्या कहा था, ये है आपका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है। इंपेरिकल फॉर्मूला जो होता है वो सिंपलेस्ट रेशियो होता है, सबसे छोटा रेशियो, सबसे सिंपल जो रेशियो होता है उसको हम कह देते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल से हम लोग इसको समझेंगे बेहतर ढंग से। चलिए न्यूमेरिकल तो देखेंगे, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं क्या है। एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, दिस फॉर्मूला शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन ईच टाइप इन अ मॉलिक्यूल। तथा जितने भी एटम अलग अलग टाइप्स के, सारे टाइप्स के जो एटम्स का जो नंबर है वो बताने वाला फॉर्मूला ही कहलाता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तथा जैसे जैसे आपने कहा H2O, H2O बता रहा है कि वाटर में हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं। एक मॉलिक्यूल अगर H2O को ले गए तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे आपको और 1 ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो था ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था जो एग्जैक्ट बता रहा है कि अगर एक एटम हमको अगर वाटर का लेते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है। जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल दिया था C2H6 का, ठीक है। तो ये आपका जो था वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था जो कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक मॉलिक्यूल अगर लोगे, ठीक है, उसमें आपको के गो कार्बन और के गो हाइड्रोजन दिखेगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट बता रहा है, इसलिए हम इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह रहे हैं। कोई दिक्कत? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैंने पहले ही बता रखा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और आपका इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब कहता है कि सर अगर ए को दे रहे तो दूसरा को हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। कहता मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अगर इंपेरिकल फॉर्मूला में अगर कोई एन से मल्टीप्लाई करता है, ये एन फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं कुछ भी एन से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन किसी एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आ जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब जैसे आप बताइए सर कि अभी अभी हमने बताया था कि आपका C2H6 जो तुम बातें कर रहे थे, ठीक है, इसमें आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जो था CH3 लिखा था। CH3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 को ऐसा का ले लें तो आपको ही ना आ जाएगा जी, ठीक है। तो यानी कि इंपेरिकल फॉर्मूला में किसी n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। या उल्टा अगर इसी n को अगर हम निकालना चाहें कि सर ये n कैसे निकला है, कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आपको n निकालना है, कितना से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको उसका मोलर मास चाहिए। क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए। और अगर मोलर मास को आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास से अगर आपने डिवाइड कर दिया तब आपको ये n निकल के आ जाएगा, और n निकल के आ जाएगा तो सीधे इंपेरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ठीक है। तो ये करना। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या है, इस सब चीजों को हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल वही वाला दिया गया है, हमने एग्जाम्पल लिया था आपसे किसका जी, कहता है C2H6 का, ठीक है। इसका हमने जब इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला था तो वो आया था CH3। ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला, और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला से आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालिए, यानी इससे आप मास निकालिए, जैसे मोलर मास निकालते थे ना इससे, उसी प्रकार से इंपेरिकल फॉर्मूला मास इससे निकलेगा। यानी कि कैसे निकलेगा, जिसका कार्बन हमको एक गो दिख रहा है मतलब कार्बन 12, हाइड्रोजन 3 को दिख रहा है मतलब 3 हाइड्रोजन का, ठीक है, मास 3 आएगा तो कितना आएगा, तो 15 ग्राम पर मोल। ये इसका जो है वो इंपेरिकल मास कहलाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कहो या इंपेरिकल मास कहो एक ही बात है, ये कहलाएगा, ठीक है। तो ये 15 आ गया। चलिए भाई कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है फॉर्मूला मास या मोलर मास तो निकालो, तो मोलर मास निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कहता है इसमें क्या है, जैसे कार्बन से 2 को, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ठीक है। और कह रहा है कि सर हाइड्रोजन 6 गो है यानी कि 30 गो टोटल। तो मोलर मास कितना आया जी, कहता 30 आया सर, ठीक है। अब देखो 15 को हम कितना से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाए, कहता सर बड़ा आसान है, ठीक है, ये भी पूछने की चीज है। आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 30 आ जाएगा। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब है कि इसमें भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, ठीक है।
हमको ये फॉर्मूला नहीं पता था, हमने मोलर मोलर मास से किया था, पर फॉर्मूला पता होता तो ऐसे ही पता रहता है कितना मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, हमें नहीं पता था, हमें सिर्फ मोलर मास मोलर मास ये सब चीजें पता था। ठीक है, तो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया कि एन कितना होना चाहिए। कहता कैसे कैसे किया था, फिर से हमको बताइए कि आपने क्या किया। कहता हमको एन निकालना था, तो हमने क्या किया था, मोलर मास निकाला। कहता मोलर मास किसका सर, कहता हमने मोलर मास निकाला है आपका C2H6। हमको पता नहीं था फॉर्मूला इसका। ठीक है, C2C हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, हमको इसका फॉर्मूला नहीं पता था। फॉर्मूला पता रहता था तो कोई दिक्कत नहीं रहता, हम तो आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, हमको पता था कि इथेन है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता ही नहीं था। ठीक है, तो हमको बस पता था कि इथेन है, लेकिन हमको मोलर मास इथेन का किसी ने बता दिया था कि इसका मोलर मास जो होता है वो 30 होता है। ठीक है, और इम्पेरिकल फॉर्मूला कहा कि ये जो इथेन बना है ना CH3 में ही है, CH3 जो है दो चार बार जुड़ा होगा, कितना बार जुड़ा होगा जो हमको पता नहीं है। ठीक है, तो हमको कहा कि कोई बात नहीं, हमको इम्पेरिकल फॉर्मूला तुम बता दिए ना, तो हम इम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे। तो हम इम्पेरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि इम्पेरिकल फॉर्मूला CH3 हमको पता था, तो इसका हमने इम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला 15। ठीक है, अब हमने इन दोनों को डिवाइड करके देखा तो हमको निकल के आया n। ठीक है, कि 30 को अगर हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो सर 2 बार में कट गया और आपका ये n निकल के आ गया। ठीक है, ये इंटीजर ही आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 निकल के आया, इसका मतलब है कि ये जो CH3 आपको पता है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इथेन का फॉर्मूला मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई करके देखो तो C2H6 निकल के आ जाता है। ठीक है, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। यही हमको इस प्रकार से क्वेश्चन बनाना था। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हो, हम लोग फिर से इसको अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। चलिए फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं। अब एक दो और न्यूमेरिकल बना के इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, एक दो और न्यूमेरिकल है, जैसे क्वेश्चन है कुछ आपके लिए भी न्यूमेरिकल्स है। तो एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है 41% है, हाइड्रोजन 5%। जैसे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, यहाँ तो हमने बस एग्जाम्पल से प्रैक्टिस करा रहा था, अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे उसको देखना है। तो कार्बन जो है 41% है, हाइड्रोजन जो है वो 5% है, ऑक्सीजन है वो 54% है, 54% है। मोलर मास आपको दे रखा है 118 ग्राम पर मोल। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, मोलर मास से आपको निकालना है, तो मोलर मास से क्या करते जाओ, परसेंटेज से उसको निकालते जाइए। कहता क्या निकालते हैं, कि कह रहे हो सर, कहता हम सबसे पहले कार्बन निकालना है। कहता 41% ना है, कहता 118 का आप 41% कर लो ना। ठीक है, आप 41% इसका कर लो, इस प्रकार से डिवाइड करके आप कर लो। अगर डिवाइड करोगे तो ये करीबन आता है 3.42 के बराबर। ठीक है, आप करके इसको देखो, क्योंकि यहाँ तो सोल्यूशन बड़ा सा दिया गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, ये किया आपने, ये 3.42 नहीं आएगा। ठीक है, इसमें आएगा, इसको तो अगर 12 से और कार्बन का एटॉमिक मास से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका निकल के आएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से इसको करके दिखाता हूँ। आपका कार्बन की हम बातें कर रहे हैं, कार्बन कहा कि 41% है। ठीक है, टोटल 118 ग्राम है, तो 41% कार्बन है, तो कितना ग्राम कार्बन है, तो कार्बन हम निकालना चाहते हैं पहले ग्राम में। ठीक है, उसके बाद एटम की संख्या निकालेंगे। कहता 118 का 41%, देखो इसमें मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, हमने ये कहा। ठीक है, इतना ग्राम कहा था, हमको आया कहा था 48.38 ग्राम, 38 ग्राम आया, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक एक करके निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का कहा 5% है, तो 5% मतलब कितना, मतलब 118 का आप 5% जरा कर लो और हमको बताओ कि कितना आता है। मतलब 5% अगर करेंगे ना सर, तो ये आता है आपका 5.9 ग्राम। कहता बिल्कुल सही। कहता है कि अब आपका ऑक्सीजन है सर, ऑक्सीजन को क्या करो ना, 118 का कहता है 54%, 54 मतलब कितना ग्राम। ठीक है, कहता है कितना ग्राम है भैया, देखो तरीका भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भाई क्यों हम वैसे चीजें देखें, स्टेप्स वगैरह। भैया सीधे सीधे जो कह रहा हूँ तो देखो ना भैया, इतना मोलर मास यानी 1 मोल का मास दे रखा है, तो 1 मोल में कार्बन जो है 41% है, 41% यानी 1 मोल में कितना ग्राम है, वही तो देख लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो एक हमने देख लिया सब कुछ कि भाई इतना इतना ग्राम है। ऑक्सीजन का भी हम लोग देख लेते हैं कितना आता है भाई, मतलब ये 54 है, ये करीबन आता है 63.72। मतलब अभी इतने से काम नहीं चलेगा। मतलब अब क्या कराना चाहते हो सर आप, मतलब ये तो तुम मास लेके आए ना, मास को अगर आप कार्बन के एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे तब ना नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएगा मोल्स में, यानी कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक एटम होगा तब ना निकल के आएगा।
तो आप बस क्या कर दो, इसको आप 12 से डिवाइड कर दो। मतलब 12 क्योंकि एटॉमिक मास इसका 12 है। मतलब इसको हम जैसे 12 से डिवाइड करें, 48.38 को अगर हम तुम 12 से डिवाइड करती हो तो ये करीबन 4 के आसपास कुछ आता है। एग्जैक्ट 4 नहीं आएगा, 4 के आसपास कुछ आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली तुम मास मेजर भी नहीं करते हो, इसलिए एग्जैक्टली वैल्यू भी नहीं आएगा। हाइड्रोजन का तुम जानते हो 1 होता है, ठीक है। इसको अगर डिवाइड करोगे 1 से तो करीबन 6 के करीब आ रहा था। मतलब 6 तुम एग्जैक्ट क्यों ले रहे हो सर? कहता 6 हम इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ एटम जो होगा वो एग्जैक्ट ना होगा, वो फ्रैक्शन में ना होगा, 5.94 ना होगा, ठीक है। तो 5.9 आया क्योंकि मेजरमेंट तुमने किया, मास निकालते हुए तुमने अप्रोक्सीमेशन लिया, इसलिए ऐसा आ रहा है। अगला आपका है 63.72, इसको ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि होता है 16, ठीक है। तो ये आया है आपका 3.98, यानी कि 4 के करीब आया, ठीक है। बस यानी कार्बन 4 गो है, ठीक है। यानी कि हमको सब चीज निकल के आ गया। कहता है कार्बन के गो है, कहता है कार्बन 4 गो है, तो बता लिख दो सी जो है वो 4 गो है। हाइड्रोजन के गो है, कहता है 6 गो है, कहता है हाइड्रोजन को 6 लिखो, ठीक है। ऑक्सीजन के गो है 4 गो है, ऑक्सीजन को कितना लिखो, 4 लिखो। तो मेरा तरीका बहुत ही शॉर्ट रहता है, बाकी तुमको स्टेप दिया हुआ है ही, ठीक है। इस प्रकार से तुम सोल्व करते हैं, इस प्रकार से जनरल टीचर्स वगैरह आपको सोल्व करवाते हैं, पर मेरा तो अलग ही तरीका है। तो बेसिक कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कोई तरीका याद करने की जरूरत नहीं, कोई मतलब इस प्रकार से आप क्वेश्चन को करिए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स है। इस प्रकार से आप एप्टीट्यूड का इस्तेमाल करके भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग सेकंड क्वेश्चन पहुंच गए हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एसिटिलीन की बातें किया गया है, बेंजीन हैव द सेम इंपेरिकल फॉर्मूला CH। तो बिल्कुल सही है भाई, दोनों का सेम इंपेरिकल फॉर्मूला CH होता है। क्या तकलीफ है भाई इसमें? कोई तकलीफ नहीं है हमको। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है ये कि आपको मोलर मास दोनों का दे रखा है, तो व्हाट इज देयर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना है, सर बहुत आसान है, ठीक है। आप CH तो है, आप बता ही रहे हो, तो सबसे पहले इंपेरिकल मास हम निकाल के देखते हैं, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास बोलते हैं, इंपेरिकल मास और मैं लिख लेता हूं, निकाल लेता हूं। मतलब CH है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, यानी इसमें कार्बन जो है 12 और हाइड्रोजन 1, यानी कि 13। इंपेरिकल मास 13 हो गया। अब क्या कहता है, कहता है 26 दे रखा है सर, इसको 13 से डिवाइड करो, आपको n निकल के आएगा इसके लिए, ठीक है। एक के लिए n निकल के आएगा, जो क्या आता है 2, ठीक है, 2 आता है। मतलब इसको ये 78 को भी डिवाइड करो 36 से, इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ निकल के आता है 6। बस कुछ नहीं है, आपको CH को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, एक बार 6 से मल्टीप्लाई करना है। कहता है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको एस्टिलीन निकल के आएगा, जो कि आएगा C2 और H2, ठीक है। और इसी को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, बेंजीन निकल के आएगा C6H6, ठीक है, ये निकल के आएगा। तो बहुत ही आसानी से तुम क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। अब से क्या करो भैया कि वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए बनाने का, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन तुम तुरंत पहले देख लोगे, ठीक है, तो फिर तुम्हारा दिमाग सोचने का तरीका ही मेरे जैसा बन जाएगा, अपना दिमाग नहीं चलेगा। तो अपना भी दिमाग हमें चलाना है, ठीक है। इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। बेंजीन बेंजीन रिंग फॉर्मूला होता है, जानते करते हो, नहीं जानते हो जान लो, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है, आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री हमने स्टार्ट ही किया पढ़ना, तो सब जानेंगे, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जो होता है वो शिफ्ट होता रहता है, जहां जहां घट रहा वहां हाइड्रोजन है, जहां जहां घट रहा वहां क्या है जी, कहता है हाइड्रोजन, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड चूंकि शिफ्ट होता रहता है, इसलिए हम लोग इस कार्बन को इस प्रकार से लेके डबल बॉन्ड हम कहीं पे दिखाते नहीं, हम दिखाते हैं कि डबल बॉन्ड शिफ्ट होता रहता है, शिफ्ट होता है। शिफ्ट का मतलब क्या है सर, ठीक है। शिफ्ट का मतलब है कभी यहाँ पे है ना, अगली बार यहाँ से हट के डबल बॉन्ड ना रख इसके बीच हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पे सर्कल देते हैं कि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। या बेंजीन को हम फॉर्मूला में इस प्रकार से बना देते हैं, ठीक है। अगर जहाँ कॉर्नर है वहां पे तो कार्बन है ही, या जान ही रहे हो, और हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत है नहीं कि जितना घट रहा है, ठीक है, उसका हाथ खाली है उतना हाइड्रोजन वहां पे होगा, तो वो दिखाने की जरूरत नहीं होता है। तो बेंजीन का फॉर्मूला हम इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं मिर्जा मिर्जा। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक ऑक्साइड है, और ऑक्साइड है किसका, तो कहता नाइट्रोजन का, और उसमें है आपका 26% नाइट्रोजन, ठीक है। 26% नाइट्रोजन है, तो बाकी जो बच गया वो निश्चित रूप से है क्या होगा,
ऑक्सीजन होगा। ठीक है, कितना बच गया जी? कहता 7, 8, 9, 74% बाकी बच गया, वो कौन होगा? तो कहता ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो कहता इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के, वो तो बहुत आसानी है, बस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको ये निकल के आ गया, इसका वजन निकल के आ गया, इसका वजन निकल के आ गया, तो 26 को 74 से, ठीक है, आप डिवाइड कर दीजिए, या फिर उल्टा डिवाइड करो, 74 को डिवाइड करो 26 से, तो अच्छा भी लगे। ठीक है, इसको डिवाइड करिए और आंसर बताइए। मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करूंगा, तुम लोगों को खुद से डिवाइड करना है। 74 डिवाइडेड बाय अगर 26 करोगे तो ये आता है तो 2.84 के करीब आता है। ठीक है, ये हम लोग ग्राम में मासेस की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए ना। ठीक है, अरे तुमने ये मास, भाई ये 26% क्या है? मास ना। तो आपको क्या निकालना था? इसके एटम्स का रेशियो। भाई एम्पिरिकल फॉर्मूला में एटम्स का रेशियो होता है ना, एटम्स का रेशियो चाहिए था, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करना था? डिवाइड करना था। कितना जिससे जी? तो कहता नाइट्रोजन को अगर आपका है, ठीक है, नाइट्रोजन को आपको डिवाइड करना था 14 से, और ऑक्सीजन को डिवाइड करना था 16 से। ठीक है, तो इसको भी आपको करना है। ठीक है, आपको डिवाइड कर देना है आपको इसको 16 से, और मल्टीप्लाई कर देना है आपको 14 से, तो ये निकल के आता है कुछ ये नहीं है, ये निकल के आता है 2.49। ठीक है, जिसको अप्रोक्सीमेटली आप 2.5 कह सकते हो। ठीक है, 2.5 का मतलब है 25, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो फिर से करके देखते हैं, क्योंकि ये इससे मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया गया है उससे ही मैच करना है ना। सॉल्यूशन इससे तो मैं पहले लिख देता हूँ, ताकि जल्दी जल्दी में वीडियो में कोई गलतियां हो तो पता लग जाए। कहता 26% नाइट्रोजन है सर, कहता 74% निश्चित रूप से आपका ऑक्सीजन होगा। तो बिल्कुल सही। ठीक है, अब क्या करना है सर? ये ग्राम में, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, अगर ये 26 ग्राम का हो तो ये 24 ग्राम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर आप ना इसको अति करो। ठीक है, इसको आप 26 को आप मोल्स में बदलो, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स में बदलो, तब काम चलेगा। तो कहता है कि अगर हम नाइट्रोजन है ये, तो इसको हमको नाइट्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करोगे तो करीबन 1.857 के करीब आता है। ठीक है, 26 को अगर डिवाइड कर दिए तुम 14 से, तो कहता है ये 1.857 के करीब आता है। अब ऑक्सीजन है, कहता ऑक्सीजन जो है सर वो 74 है, कहता 74 को डिवाइड करो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है जो कि 16 होता है। ठीक है, 74 को अगर डिवाइड करते हो 16 से, तो ये आता है 4.6 के करीब। ठीक है, कहता ये आता है, यानी नंबर ऑफ एटम्स तुमको मिल गए। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स मिल गए, तो एन और ओ का अगर आपको रेशियो निकालना है, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, ये होता है 1.8 डिवाइडेड बाई 4.6 के करीब। ठीक है, मोटा मोटी 1.8 डिवाइडेड बाई 4.6 के करीब, तो आपको ये आ जाता है। ठीक है, जो काटना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको मतलब पॉइंट में नहीं बदलना है। तो 46, ठीक है, 46 के करीब हम लेते हैं इसको, और इसको हम लोग काट कूट करेंगे, कटेगा 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हमको जेट लेके जाना है कुछ फिक्स नंबर्स में। ठीक है, एक सिंप्लीफाइड नंबर में लेके जाना है, रेशियो निकालना है हमको, 9 दूनी 18, 2 और 3 23। ठीक है, तो इससे काम नहीं चला, और ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? क्योंकि इतना ज्यादा पॉइंट्स में है कि गड़बड़ हो रहा है, काटने में तकलीफ हो रहा है। ठीक है, 857 है और ये 4625 है। ठीक है, अब काटे कैसे इसको? ठीक है, सर उपाय क्या है? कहता है काटना तो ही होता है, सिंप्लीफाई करने का कोई तरीका नहीं है। सिंप्लीफाई तो तुम्हें अपने मन से ही करना पड़ेगा। 857, क्योंकि हमने इतने डिजिट तक ले लिया, इसको एक्यूरेट करने के लिए एग्जाम्पल अपने मन से ले लेते हैं। अगर एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाने में हम लोग को तकलीफ होता है। डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली रेशियो जो आता है वो 2:5 के रेशियो में आता है। ठीक है, यानी कि जो इसका वैल्यू आएगा, इसका वैल्यू कितना आता है? 1.857 डिवाइडेड बाई 4.625, ये करीबन आता है 0.40 के करीब। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से याद देखिए, देखो तो 520 के करीब आता है, 0.4 आता है। ठीक है, तो ये भी 0.4 आ रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाइड 2:5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 0.40 आ रहा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? डिवाइड बाई 5। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन आपका 2 गो है और ऑक्सीजन आपका 5 गो है। तो ये फॉर्मूला क्या बना? N2O5। ठीक है, चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं हम लोग।
या फिर एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन कहता है हाइड्रोक्विनोन कंटेनिंग कार्बन जो है उसमें 55.5% है, हाइड्रोजन 5.5% है और ऑक्सीजन 39% है। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको वो कैलकुलेशन नहीं करूंगा, यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है। तथा कार्बन निकाला सबसे पहले हम लोग ग्राम में निकाल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सीधे सीधे सब में भाई आपका ऐसे भी क्या है परसेंटेज दिया रखा है ना, तो सीधे सीधे आप इसको आप लोग एटॉमिक मास जो है उससे डिवाइड कर दिए। 12 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा जी, कहता है कि आपका नंबर ऑफ एटम्स आ जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि 100 ग्राम है हमारे पास। ठीक है, ये जो है हमारे पास 100 ग्राम है, तो उसमें से भैया 55.5 ग्राम क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाता है। तो उसको आप क्या करो, तो उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो ये आता है 4.625। ठीक है, इसी प्रकार से हाइड्रोजन को अगर हम डिवाइड करेंगे कितना चीज, एक से तो 5.5। ठीक है, ये 39 को हम डिवाइड कर देंगे कितना चीज, तो ऑक्सीजन के 16 से तो ये आएगा 2.4375। तथा अब ये तकलीफ है, तथा सबसे छोटा जो नंबर है उससे हमको सबको डिवाइड करना है, क्योंकि हमको सबसे सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। हमने इससे डिवाइड किया तो कार्बन करीबन आया 1.9। हमने ये जो नंबर है ना इससे हमको सबको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो एक हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आएगा 1.9, ये हाइड्रोजन आएगा 2.26, और ये अप्रॉक्स है क्योंकि इतना दूर तक हम लोग डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कैलकुलेशन करना। तो इससे हम कह सकते हैं कार्बन जो है वो आपका दे रखा है कि भैया 1.9 है, 2.26 है, वो 1 है। तो सबसे पहले तो ये जाना चाहिए किसमें, ये ऐसे पॉइंट वन तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर बदलने के लिए हमको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो गया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अब हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गड़बड़ होता है ना, क्योंकि ये जो तुम एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हो ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। ठीक है, मास तुम एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर पाते हो, थोड़ा ना थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले लेते हो, कैलकुलेशन मिस्टेक होता है, इसलिए हम लोग को ये लास्ट में थोड़ा बहुत तकलीफ आता है। ठीक है, क्योंकि भगवान तो भैया एग्जैक्टली वो नाप के बनाते हैं, तुम लोग तो एग्जैक्टली नाप नहीं पाते हो। तो हम क्या करेंगे भैया, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे। कहता है कार्बन हम कह देंगे कि लगभग 2 के बराबर है, हाइड्रोजन जो है वो लगभग 2.5 के बराबर है, ऑक्सीजन 1 के बराबर है। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन हमने लिया ताकि सिंप्लीफिकेशन हो पाए। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी भी 2.5 रह गया है, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो कार्बन इससे कितना हो जाएगा 8, ये 25 और 100 यानी 10, और ये हो जाएगा कितना, तो 4। तो कहता फॉर्मूला क्या होता है, C8H10O4, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर तुम एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट सबको डिवाइड कर सकते हो, तो C4H5O2 इस फॉर्म में तुम जा सकते हो। ठीक है, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं मैंने मुश्किल क्वेश्चन भी करा के आपको दिखाया, आसान क्वेश्चन भी करा के दिखाया। आप उम्मीद करते हैं कि अब तुम इन दोनों टॉपिक से तो क्वेश्चन बना ही लोगे। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को यहीं रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और फिर से आग्रह है कि भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इसको अधिक से अधिक अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो आप नहीं कर रहे हो। अगर करोगे शेयर तो इसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देंगे पूरा कोर्स, और कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को आसानी होगा। एक जगह पर फ्री में हर जगह फ्री में कहीं पे नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ पैसा लगता है। यहाँ पे पूरा फ्री में आपको केमिस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और यहाँ पे किसी प्रकार डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है, यानी कि आपको कोई ऐड चलता हुआ नहीं दिखेगा मेरे चैनल पे। ठीक है, साथ ही साथ एमसीक्यू मिलेगी आपको, जो भी मैंने पढ़ा रहा हूँ तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए रेगुलर मिलते रहेंगे चैनल पे। तो ये आपको फायदा है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं और बेहतर ढंग से काम करूं, ताकि आपको और बेहतर ढंग से मदद मिले। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था।